बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अगस्त 2020 है और ज़ियाउल हक शहीद की बरसी मनाई जा रही है। ज़ियाउल हक एक अजीम सिपह सालार थे और इस दिन 1988 को 17 अगस्त कल गुज़र गया है, जो 17 अगस्त 1988 को हादसे का शिकार हुए, शहीद हुए और उनके साथ उनकी पूरी टीम शहीद हो गई। वो टीम जिसने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और मैं उस दौर में जिस दिन वो शहीद हुए हैं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, अपने एक दोस्त के पास रहता था। एमएससी से फारिग होकर वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में रह के फिर ट्यूशन में पढ़ाता था, साथ ही मॉडल टाउन में एकेडमी में। तो जिस दिन वो शहीद हुए हैं, मुझे याद है कि मैं 2 नंबर हॉस्टल में था कि उसका हाल जो था वो खचाखच तालिब इल्मों से भरा हुआ था और अज़हर लोधी मरहूम वो कमेंट्री कर रहे थे शहादत की। तो कई लोगों को मैंने देखा मेरे समेत कि वो ज़ारो कतार रो रहे थे। यानी इस कदर लोगों के दिलों में वो बसते थे। एक मर्द मोमिन, एक दीनदार शख्सियत थी और वो खला आज तक चला आ रहा है। वो जो टीम थी उनके साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जैसे लोगों की, जो हमारी आईएसआई के सरबराह थे, वो टीम पूरी की पूरी ऐसी थी कि लोग आज प्रोपेगेंडा इस अंदाज का करते हैं, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों वाले, कि उन हकीकत को मस्ख करके रख देते हैं। मैं उस वक्त मुझे याद है कि हम उसके फ़ौरन बाद अगले साल ही मैंने 88 के आखिर में दाखिला ले लिया एमफिल का सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त हम किताबें लेने जाते थे, मिर्ज़ा बुक सेंटर माल रोड पे था। वो वहाँ पे जो अगर 50 रुपए की किताब है इंडिया की साइंस पर, फिज़िक्स केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स पर, जो मेरा है कि वो ज़रा आसान अंग्रेज़ी में लिखी होती हैं, वो किताब अगर 50 रुपए की है तो हमें 40 रुपए की मिलती थी। यानी उनके इखराजात वहाँ से बॉर्डर से मंगवाने के, वो उन दुकानदार अपना मुनाफा रख के फिर भी हमें सस्ती किताब मिलती थी। क्यों? वजह क्या है कि उस वक्त जो हमारा 1 रुपया और इंडिया का 1.5 रुपया था, भारत का 1.5 रुपया हमारे 1 रुपये के बराबर था। यानी इतनी मुआशी हालत पाकिस्तान की बेहतर थी। और आज जो लोग उनको बुरा कहते हैं, जो पाकिस्तान अब माशी बदहाली का शिकार है, उनको ज़रा देखना तो चाहिए कि इतनी लंबी जंग भी लड़ी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर, और लेकिन माशी हालत किस कदर मुस्तहकम थी और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये लोग जो कान टुटे
माहिरीन हैं, आज जो सियासतदान हैं, जिस अंदाज से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, और इनको शर्म तुमको मगर नहीं आती कि मिस्दाक ये ठहरते हैं। मैं कि उस ज़माने में तालीम पर भी सबसे ज़्यादा काम हुआ। ये वो लोग जहन में रखते थे कि 73 से 1988 को सब कुछ उर्दू में तब्दील कर देना है। अपनी शहादत से पहले उन्होंने एचिसन कॉलेज और इस तरह के जो अशराफिया के इदारे हैं, बड़े बड़े जो इंग्लिश मीडियम हैं, उनको चिट्ठियां लिख दी थी। आज भी वो तारीख़ का हिस्सा हैं, उनको निकाल के देखा जा सकता है। उनको चिट्ठियां लिख दी थी कि आप अपना बंदोबस्त कर लें, आप ये अंग्रेज़ी की बसात को लपेट दें और उर्दू मीडियम यहाँ पे नाफिज करें। मुझे याद है कि मैं उसके चंद सालों बाद एक चक्कर लगा मेरा मुक़्तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद का, जब मैं वहाँ पे TGT के तौर पे काम करता था स्कूलों में, यहाँ के SST। तो वहाँ मुझे FSC की किताबें इंतहाई खूबसूरत, सारी उर्दू इस्तिलाहात के साथ, ये तबियात है, कीमिया है, हयातियात है। और वहाँ मैंने फिर मास्टर की किताबें भी देखी, जो कीमिया की, सनती कीमिया और इस तरह तहलीली कीमिया, तज्ज़ियाती कीमिया, इस तरह की। और तबियात की भी किताबें, ठोस हालत तबियात, इस तरह की किताबें मैंने उस दौर में लिखी हुई देखी कि वहाँ सबसे ज़्यादा और तमाम तर इस्तिलाहात की जो फरहंग है वो उस दौर में तैयार हुई। यानी पूरा तैयारी की है कि जो 15 सालों में आइन के मुताबिक 251 जो दफ़ा है, उसके मुताबिक उन्होंने तैयारी की कि उर्दू को किस तरह से नाफिज करना है, और उससे पहले क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उर्दू को नाफिज करने के लिए। कानूनी, दफ्तरी, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की जो इस्तिलाहात की किताबें उस वक्त तैयार की गई हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है जो मरहूम ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अगर देता तो यकीनन जिस तरह उन्होंने चिट्ठियाँ लिख दी थी कि उन्होंने ये नाफिज भी, मुकम्मल तौर पर नाफिज भी करना था। जुज़वी तौर पर तो वो उन्होंने बहुत काम किया। एक और बड़ा काम जो उस दौर में हुआ उर्दू पर, वो यहाँ पंजाब के अंदर कुछ यूनेस्को के तावन से ये और कुछ अपने बलबोते पे ये जो प्राइमरी और मिडल सतह की बहुत सारी मुआवन किताबें आज भी स्कूलों के अंदर, बहुत सारी लाइब्रेरियों में ये पड़ी हुई हैं। मुआवन किताबें इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत रंगीन कागज़ के ऊपर वो शाया की गई कि अगर हम 8वीं जमात तक साइंस का सारा निसाब ख़त्म कर दें, किताबें ना तालिब इल्मों को लगवाई जाएं और कहा जाए कि इन्हीं किताबों का मुताला करें, अज़ खुद करें, उस्ताद जो है वो सिर्फ निगरानी करे और बच्चों की रहनुमाई करे कि जो उनको पढ़ने में, समझने में मुश्किलात पेश आएँ, वो उनकी सिर्फ रहनुमाई करे और बाकी काम तालिब इल्म खुद करें, पढ़ें। तो मैं कहता हूँ कि वो पढ़ना, समझना और उनको अपने लफ्ज़ों में बयान करना, लिख कर, बोल कर भी और लिख कर भी, तो इस तरह की वो काम हुआ वहाँ पे कि तालिब इल्म उनसे तहकीक और तख्लीक में उनके अंदर ये मादा पैदा हो सकता था, तहकीकी और तख्लीकी जो काम हो चुका था। आज भी कोई, लेकिन वो किताबें क्योंकि निसाब
उनकी शहादत के बाद बहुत उथल पुथल हुआ, ख़ुसूसन मुशर्रफ के आने से तो सारी बसात ही लपेट दी गई। वो आज भी पढ़ी हैं और उनमें से कुछ किताबें फ़ेरोज़ सन्स भी शाया कर रहा है, वहाँ से भी ली जा सकती हैं। तो उन किताबों की मदद से जो इब्तदा है बच्चों की, वो ऐसी ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतों से होती है कि वो किताबें असातिज़ा को भी मैं कहता हूँ कि वो किताबें पढ़नी चाहिए। वो ऐसा नहीं है वो सैकड़ों में थी, वो सैकड़ों में भी थी। वो तकरीबन हर स्कूल की लाइब्रेरी में इसलिए भेजी गई कि उनको तालिब इल्मों को एक पीरियड में उनको पढ़ाया जाएगा साथ निसाब की किताब के, और ऐन मुमकिन है कि 8वीं जमात तक साइंस का निसाब ही कोई ना होता कि उन्हीं किताबों की मदद से पढ़ाया जाए, ताकि तालिब इल्मों को रट्टा लगाने की आदत ख़त्म हो जाए। वहाँ से आसान फहम अल्फाज में पढ़कर समझकर उनको अपने लफ्ज़ों में बयान करने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो। तो इस गरज के लिए वो जो किताबें हैं उनका सानी नहीं है। आज भी कोई शख्स अगर कोई मदरसों में इस तरह का निज़ाम राइज करे तो बहुत ज़बरदस्त नताइज वो देती हैं, लेकिन उनको कोशिश की जा रही है कि नापैद कर दिया जाए आज भी। तो ये काम उस दौर में जो हुआ है ये बेमिसाल काम हुआ है, ये किसी और दौर में काम नहीं हुआ। वो ख़ुद चूँकि मुतालिया के बहुत शौकीन थे, बहुत मुतालिया करते थे, दीनदार तहज्जुद गुज़ार थे। खामियाँ खूबियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं, उनके अंदर भी होंगी, कई सियासी गलतियाँ भी उन्होंने की होंगी, लेकिन जो काम उन्होंने ये इखलास के साथ कौम को आगे ले जाने के लिए उन्होंने काम किया, वो किसी और दौर में काम नहीं हुआ, बल्कि आने वाले दौर में उनके किए हुए काम को ज़ाया करने की कोशिश की गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि उस दौर की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज तो हम देखें मुशर्रफ दौर के में तो जब अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ तो इसको डराया गया कि तुम हमारे साथ हो कि हमारे दुश्मनों के साथ हो। तो इसने सब कुछ उस दौर में फिर हज़ारों NGOs आकर उन्होंने हर निज़ाम पर कब्ज़ा जमा लिया, कुछ डरा के भी और कुछ पैसे का लालच दे के भी। लेकिन उस दौर में कोई शख्स, कोई अमरीकी, कोई बरतानवी या कोई सऊदी अरब का हमारे निज़ाम के अंदर दखील नहीं हो सका। ख़ुसूसन निज़ाम तालीम के अंदर मजाल है कि कोई उनकी NGOs जो है वो उसने किसी को मुआवनत के बहाने से या तरक्की के बहाने से हमारे किसी निसाब के मंसूबे में उसने दखल अंदाज़ी की हो, या असातिज़ा को तरबियत देने के हवाले से कोई दखल अंदाज़ी की हो। तो वो उस दौर में इतना अरसा वो जंग चली है और सोवियत यूनियन को तोड़ा है, लेकिन ये नहीं होने दिया कि हमारे अंदरूनी निज़ाम के अंदर किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त दे दी जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो शख्स, वो आमिर था जी, वो उसने फलां कर दिया, वो कब्ज़ा कर लिया, भुट्टो को फांसी दे दी। ठीक है, सियासी तौर पर मैं ना सियासत का उस्ताद हूँ, ना तालिब इल्म हूँ, ना मैं उस पर ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ वो शोबा तमाम बाकी शोबों को ग़िज़ा फराहम करता है। उस शोबे को कमज़ोर कर देने का मतलब है कि बाकी तमाम शोबों को भी, बाकी तमाम महकमों को भी कमज़ोर कर देना है।
तो इस समत में जो काम वो वहाँ उस दौर में किया गया, और इससे उनकी इखलास का भी पता चलता है कि वो अपने वतन अज़ीज़ के साथ किस कदर वो मुखलिस थे। तो उस वक्त उस दौर में अरबी को भी साथ साथ लाजमी करार दिया गया। मुझे याद है, कल ही मैं एक टीवी पर जो पंजाबी में डॉक्टर परवेज़ हूद भाई का इंटरव्यू ले रहे थे, कोई नाम उनका मुझे याद नहीं है, आज भी फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। तो सवाल पंजाबी में करते थे और जवाब वो उर्दू में उनको देते थे। तो वो कहते थे कि रट्टे का आगाज़ जो है ना, देखिए किस कदर ये तारीख़ को मश्क कर देने की कोशिश हो रही है, और किस गैर महसूस अंदाज से आज की नस्ल को क्या पता कि उस दौर में क्या काम हुआ है। तो वो कहते हैं रट्टे का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अरबी को लाजमी करार दिया गया ज़ियाउल हक़ दौर में। तो अरबी को रट्टा लगाते थे सारा। तो आज तो अरबी नहीं है ना लाजमी, आज तो बाकी साइंस को क्यों रट्टा लगाया जा रहा है, और बाकी सवालों को, रियाजी को, बाकी मज़ामीन को क्यों रट्टा लगाया जा रहा है? क्या रट्टा ख़त्म कर दिया है इन्होंने? उस वक्त नहीं था, उस वक्त रट्टा नहीं था। ये अरबी को समझ कर पढ़ते थे। ये बतदरीज पहली, दूसरी और इस तरह से आगे 8वीं जमात तक अरबी को लाजमी था करार दिया गया था, और बड़ी आसानी से बोझ महसूस नहीं करते। आज भी तालिब इल्म अरबी पढ़ते हुए कोई और उसको समझते हुए कोई बोझ महसूस नहीं करते, क्योंकि अरबी की और उर्दू की हैत तरकीबी एक जैसी है, एक जैसे हरूफ तहज्जी हैं और मिलते जुलते अल्फाज हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो तरकीबी हैत है। कुरान हमारा अरबी में है, अहादीस अरबी में है, तो लोग बहुत काफ़ी हद तक अल्फाज की मुमासलत से उसको समझने में आसानी होती है। लेकिन जो मुश्किल है, जो रट्टा जिसकी वजह से लगता है, वो तो अंग्रेज़ी है। आज भी अंग्रेज़ी है। आज आप तज्जिया कर लें, और बहुत सारे लोगों ने किया है तज्जिया, कि अंग्रेज़ी बहसियत मज़मून के वो उसे भी रट्टा लगाया जाता है, और जो ज़रिया तालीम के तौर पर अंग्रेज़ी में साइंस है, अंग्रेज़ी में रियाजी है, अंग्रेज़ी में मुतालिया पाकिस्तान है, ये अंग्रेज़ी की वजह से रट्टा है लगाया जा रहा है। जिस वक्त फ़ारसी भी पढ़ाई जाती थी, उस वक्त तो 6ठी जमात से अंग्रेज़ी शुरू होती थी, तो फ़ारसी की वजह से हमारी उर्दू भी ज़्यादा बेहतर थी और अंग्रेज़ी भी उस वक्त ज़्यादा बेहतर थी। और इससे अरबी पढ़ने से और फ़ारसी पढ़ने से हमारी कौमी ज़बान मज़बूत होती है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो सूबाई ज़बानें हैं, पश्तो तो है ही, आधी से ज़्यादा फ़ारसी है, पश्तो है, बलोची भी फ़ारसी से मिलती जुलती है, सिंधी पर फ़ारसी के बहुत, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, ये तो फ़ारसी से ही माखूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 ये ज़्यादा अल्फाज फ़ारसी के हैं। 50 हम 50 कह देते हैं, 50 ही फ़ारसी में कहते हैं 50। तो ये इतनी ज़्यादा मुमासलत की वजह से और हमारा एक तारीख़ी पस मंज़र हमारे साथ, और ये जो लिटरेचर है बहुत ज़्यादा वो फ़ारसी और अरबी के अंदर होने की वजह से ये हमारी तहज़ीब की, ये हमारी उर्दू को तक़वियत देती हैं, जिससे जो अच्छे शोरा, अच्छे मुसन्नफ़ीन, अगर तराजुम का काम इन लोगों से कराया जाए तो ये बहुत ही खुश उसलूबी के साथ बहुत मेयारी अंदाज से तराजुम का काम कर सकते हैं। इस तरह के लोग जिनकी ज़बान अच्छी है। तो आज सारा कुछ खुरच कर निकालने और लोगों को गुमराह करने की इस अंदाज से कोशिश की जाती है। अब हूद भाई मैं सुनता हूँ तो कहते हैं यूनिवर्सिटी में बातें वो
अपनी गुफ्तगू में ऐसी कर जाते हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं, कि क़ता नज़र उनके जो मजहबी ख़यालात से इख्तलाफ होने के बावजूद, तो वो कहते हैं कि ये जो अंग्रेज़ी की वजह से, कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ, फ़िज़िक्स में पढ़ाता हूँ क़ायद-ए-आज़मी यूनिवर्सिटी में, तो तालिब इल्म कोरे के कोरे पीछे बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ उर्दू में समझाओ तो हमें कुछ पता चले। तो मैं तो कहता हूँ वो अंग्रेज़ी भी पीछे से पढ़ के आए होते हैं, लेकिन हालत उनकी ये है कि बुनियादी सतह की फ़िज़िक्स भी उनको समझ नहीं आती। ये उनके इससे मिलते जुलते उनके अल्फाज हैं, लेकिन ये लब पर नाम लाते हुए कि हमारा ज़रिया तालीम जो है वो उर्दू में हो तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, ले इससे वो बचते बचाते इस्लामियात के ऊपर आ जाते हैं, मुतालिया पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं, अल्लामा इकबाल पर आ जाते हैं और अरबी पर आ जाते हैं कि वो देखें इतना शामिल कर दिया है, वो उसको रटेंगे फलां करेंगे। जहाँ रट्टा लगाया जाता है जिन मज़ामीन का, मैं कहता हूँ देखी है, मैंने पढ़ी है, तालिब इल्म एक अंग्रेज़ी की वजह से रट्टा लगाता है और दूसरा अंग्रेज़ी में मज़ामीन जो पढ़े जाते हैं उनकी वजह से, और तीसरी भी उसमें है कि जो साइंस के ख़ास तौर पे मज़ामीन हैं उनमें उर्दू की इस्तिलाहात निकाल के वो अंग्रेज़ी की लिख दी गई हैं उर्दू रस्मुल ख़त में, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आसान फहम अल्फाज निकाल के, जिनका मैं कई दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ। इनकी वजह से रट्टा लगाया जाता है और जुमलों को इस कदर पेचीदा जानबूझ कर किया गया है कि एक उर्दू का लफ्ज़ है, उसके दरमियान में अंग्रेज़ी का लिखा है, फिर यानी, फिर उसके बाद फिर एक और लिखा है कि यानी इसका मतलब ये है। आप किताबें देखें गौर से, ये छठी से लेकर ख़ास तौर पे अब जो 10वीं तक हैं साइंस की, जो उर्दू मीडियम की बनाई गई है, ये अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को अगर हम उर्दू में रस्मुल ख़त में लिख दें तो क्या वो उर्दू हो जाती है? किसने कहा कि उर्दू हो जाती है? इस तरह से ये बाज़ीगर जो है वो धोखा देते हैं लोगों को कि रट्टे की वजह ये है, रट्टे की वजह फ़लाँ है। असल वजह से वही मैं बात करता हूँ कि वो खोजी जो चोरों से मिला होता है, वो सुराग को जिस तरफ सुराग जा रहा होता है उससे हटाने की कोशिश करता है कि इधर नहीं है सुराग, कहीं यहाँ से गुम हो गया है, तो इधर उधर उसको करने की कोशिश करता है ताकि असली चोर तक पहुँचा ना जा सके। तो बिल्कुल ऐसे ही ये लोग करते हैं। हकीकी तौर पर जो मुश्किलात पेश आती हैं वो उनसे भटकाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात कर रहा था ज़ियाउल हक के दौर में जितना काम हुआ है उतना काम उसके बाद में आने वाले और उससे पहले दौर में किसी दौर में काम नहीं हुआ। कि वो अगर ज़िंदा होते कि जिस तरह से उन्होंने आखिर में, और मेरा है कि ख्याल है कि शायद एक वजह उनके तैयारे को तबाह करने की एक वजह में ये वजह भी शामिल थी कि उन्होंने ये उर्दू में सारे जो अशराफिया के इदारे हैं, इससे तो ये हमारे यहाँ अशराफिया का जो ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इसको ख़त्म करने का ये वाहिद तरीक़ा है कि यहाँ जहाँ से पनीरी इनकी बनती है, परवरिश नर्सरी पैदा होती है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आज मैं ये तालीम के हवाले से ही मरहूम ज़ियाउल हक की शख्सियत पर चंद बातें, और भी कई बातें हैं, लेकिन ये मेरा मनसब नहीं है कि मैं ऐसी सियासत में घसीटूँ उनको और उन पर फतवे लगाऊँ जिस तरह से आम तौर पर किया जाता है। वो मेरी एक मिसाली शख्सियत थे और मुहिब्बे वतन थे वो,
और तालीम के साथ बहुत मुखलिस थे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, और हमारे उनके बाद जो आने वाले लोग हैं, जो पॉलिसियाँ हैं, वो उनके लिए एक नमूना है कि उनसे सबक सीखें और इखलास के साथ मुल्क व कौम की खिदमत करने के काबिल हो जाएं।